मौत की सजा पाने वाले अपराधियों को अक्सर दंड देने से पहले एक मौका दिया जाता है कि आप अपने गुनाहों को स्वीकार करिए। और अगर ऐसे मौके पर अपराधी ये कहे कि मैं शैतान को अपने भीतर लेकर पैदा हुआ था, मैं कातिल था, वैसे ही जैसे कि एक कवि कविता लिखने के लिए प्रेरित होता है, मैं अपने जन्म से प्रेरित था लोगों को कत्ल करने के लिए। जब मैं पैदा हुआ तो शैतान मेरे बिस्तर के समक्ष खड़ा था, मेरे प्रायोजक की तरह, जिसने मुझे इस दुनिया में प्रेरित किया और तब से मेरे साथ हमेशा है। जी हाँ, ये शब्द थे हेनरी हावर्ड होम्स के डेथ रो कन्फेशन के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी में हमारी नई श्रृंखला, जो कि आधारित है फेमस इनफेमस सीरियल किलर्स के ऊपर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसकी पहली कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे हेनरी हावर्ड होम्स, जिसे कि द बीस्ट ऑफ शिकागो भी कहा जाता है और जो अमेरिका के सबसे ज़्यादा जाने माने अपराधियों में से एक है। होम्स मशहूर हैं क्योंकि वो अमेरिका के पहले मॉडर्न सीरियल किलर थे और जिन्होंने बहुत ही खतरनाक मर्डर कासल बनाया था इस लक्ष्य के साथ कि यहाँ वो लोगों को लाकर उन्हें उनकी मौत तक पहुँचाएंगे। होम्स का जन्म गिलमैंटन, न्यू हैम्पशायर में हर्मन वेबस्टर मजेट के नाम से हुआ था, मई 16, 1861 में। ये अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे और इनके पिता कहा जाता है कि बहुत ही बड़े अल्कोहलिक यानी कि शराबी थे और अपने बच्चों को मारना पीटना, अपनी पत्नी को डराना धमकाना उनके लिए रोज की बात थी। इस दुर्व्यवहार और शोषण के बावजूद होम्स पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मेधावी थे और इस वजह से उनकी क्लास के सहपाठी उनको बुली करते थे। एक बार उन्होंने होम्स को डराने के लिए उन्हें एक स्केलेटन के सामने खड़ा कर दिया और स्केलेटन का हाथ उनके मुंह पर रख दिया। पहले तो होम्स डरे, लेकिन फिर उन्हें उस कंकाल में कुछ बड़ा ही दिलचस्प नजर आया और इसने उनके सारे डर और भय को भगा दिया। तो जो उनके क्लास के सहपाठी उन्हें डराने के लिए करना चाहते थे, हुआ उसका उल्टा। उन्होंने शुरुआत की एक ऐसे शौक की जिसके चलते होम्स अमेरिका के 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर बन गए। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप होम्स मृत्यु के प्रति आसक्त हो गए और बाद में उन्होंने जानवरों को एक शौक के रूप में काटना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की आयु में हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में क्लारा लवरिंग नाम की एक महिला से शादी की। इससे उनका एक बेटा हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा रॉबर्ट लवरिंग मुडगेट। 3 साल बाद होम्स ने बर्लिंगटन में वर्मोंट विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन इसे 1 साल के बाद छोड़ दिया। 1882 में उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय के चिकित्सा और सर्जरी विभाग में प्रवेश किया और 2 साल बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब होम्स यहाँ एक छात्र थे तो कई बार उन्होंने प्रयोगशाला से शवों को चुरा लिया, शवों को विकृत किया और इन्हें इस्तेमाल किया बीमा धन इकट्ठा करने में। होम्स ने क्लारा और रॉबर्ट को छोड़ दिया और अगले कई वर्ष विभिन्न नौकरियों पर काम करने और ऐसे कितने घोटाले करने में बिताई। वे वहां से न्यूयॉर्क चले गए और कहते हैं उन्हें एक छोटे लड़के के साथ देखा गया जो बाद में लापता हो गया। होम्स से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि लड़का मैसाचुसेट्स अपने घर वापस चला गया है और बाद में उन्होंने वो शहर छोड़ दिया। ये पहला मौका था जब होम्स पुलिस की नजरों में आए। पुलिस ने उनके दावे पर विश्वास किया और उन्हें जाने दिया। अगर यहीं पर कुछ गहरी तहकीकात हुई होती तो शायद ये शख्स पहली हत्या के समय पर पकड़ लिया जाता और 200 से ज्यादा लोगों का कत्ल ना होता। लेकिन ऐसा होना ना था, क्योंकि इस शख्स को बनना था यमराज 200 से ज्यादा लोगों के लिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ से होम्स फिलाडेल्फिया चले गए। वहाँ उन्होंने एक स्थानीय दवा की दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी उनके काम करने के दौरान एक लड़का दुकान से ली गई दवाई से मर गया। पिछली बार की तरह होम्स ने शहर छोड़ने से पहले लड़के की मौत के साथ किसी भी तरह की भागीदारी होने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से पुलिस की नजरों से बच गए। अब यहाँ कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। अपने पिछली जिंदगी के घोटालों और कत्लों से बचने के लिए होम्स ने अपना नाम अब इस समय हेनरी हावर्ड होम्स में बदला, जो कि उनके जन्म नाम से अलग था। ये उनका उपनाम था। अब होम्स शिकागो में थे। यहाँ आकर उसने एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। अपनी बीवी क्लारा और बच्चे को तो पीछे छोड़ आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने एक और महिला मर्टा बेल्कनेप से शादी की और उनके साथ एक बेटी लूसी थियोडेट होम्स भी पैदा हुई। होम्स ने क्लारा को तलाक देने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो असफल रहा। इसके बाद उन्होंने जॉर्जियाना योक नामक एक महिला से और शादी की। शिकागो में होम्स ने एलिजाबेथ एस हॉल्टन की दवा की दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत से उनका विश्वास जीत लिया। होल्टन के पति को कैंसर था। उनकी मृत्यु के बाद ये दवा की दुकान उन्होंने होम्स को बेच दी और कहा जाता है कि उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी। उनके ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर होम्स ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई है। अब इसमें तो कोई रहस्य नहीं है कि जैसे और लोग उनकी जिंदगी में जो आए गायब हुए, ये औरत भी गायब हो गई। सैकड़ों घोटाले, 3 शादियां और कुछ एक मर्डर करने के बाद होम्स ने अब एक ऐसी प्लानिंग करी जो कि सारी दुनिया को हिला देने वाली थी। ये अब तक का उसका सबसे खतरनाक प्लान था। होम्स ने दवा की दुकान के सामने जो खाली प्लॉट था उसे खरीद लिया और वहां उसने 2 मंजिल वाली इमारत का निर्माण शुरू कर दिया, जिसमें दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट और पहली मंजिल पर खुदरा स्थान थे। ये वही बिल्डिंग है जिसे बाद में दुनिया बहुत ही खौफनाक मर्डर कासल के रूप में जानेगी। होम्स ये सब एक बहुत ही गहरी योजना के तहत कर रहा था। 1892 में उसने यहाँ पे तीसरी मंजिल को बनाया, जिसके लिए पैसे उसने निवेशकों से लिए, क्योंकि यहाँ वो आगामी विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी के दौरान इसे होटल में परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल करना चाहता था। अब ये इमारत छिपे हुए कमरों और मार्गों से भरी हुई थी, एक ऐसी भूल भुलैया जिसे होम्स ने अपने दम पर तैयार किया था। एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि अपने इरादों की भनक वो किसी को नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए समय समय पर वो यहाँ काम करने वाले मिस्त्रियों और मजदूरों को बदल देता था। ये कमरे ऐसे कमरे थे जहाँ पर ध्वनि नहीं जा सकती थी, ध्वनि निरोधी कमरे थे। हॉलवे के नेटवर्क थे, एकदम सुसज्जित कमरे जो सीधे तहखाने में गिरते थे। एसिड, क्विक लाइन और शमशान से भरा हुआ एक तहखाना था। गैस से भरी पाइपलाइनें थीं जिनमें तटस्थ गैस कक्षों के रूप में नियोजित किया गया था। उपकरणों की एक प्रभावशाली सरणी के साथ सर्जिकल टेबल। होम्स अपने पीड़ितों का विच्छेदन करने के लिए और फिर उनके अंगों और हड्डियों को काले बाजार या चिकित्सा संस्थानों में बेचने के लिए करने का प्लान बना रहा। अब ये बिल्डिंग होटल के रूप में तैयार हो गई थी। इसमें 3 मंजिलें थीं और एक तहखाना। पहली मंजिल स्टोर फ्रंट थी, दूसरी मंजिल एक जटिल यातना कक्ष और तीसरी मंजिल में अपार्टमेंट के कमरे थे जहां पर वो लोगों को किराए पर रहने के लिए आमंत्रित करता था। होम्स की पहली शिकार हत्या पीड़ित थी उसकी मालकिन जूलिया स्मिथ। जब जूलिया के पति को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो वो उन्हें छोड़कर चले गए। जूलिया होम्स के साथ अपना रिश्ता जारी रखती हैं, जिनके साथ उनकी छोटी बेटी पर्ल भी रहती है। 1891 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जूलिया और पर्ल होम्स की पहली शिकार बनती हैं। 5 महीने बाद होम्स की एक और प्रेमिका एमिलिन सिंग्रांडे दिसंबर 1882 में गायब हो गई। होम्स की एक और संभावित
प्रेम रुचि एडना वॉन टैसल 1883 में गायब हो गई। इन महिलाओं के साथ होम्स ने प्रेम संबंध स्थापित तो किए, लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता उनकी सुविधा से पार होता, ये इनको खत्म कर देते। स्मिथ ने जब होम्स को बताया कि वो उनके बच्चे के साथ गर्भवती हैं, उसी समय होम्स ने अपना मन बना लिया था उनसे छुटकारा पाने का। उन्होंने स्मिथ से कहा कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि वो बच्चे को गिरा दें। स्मिथ ये करने के लिए तैयार हो गईं और होम्स ने उन्हें क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज देकर उनकी कहानी को खत्म कर दिया और बाद में ही उनकी छोटी सी बेटी पर्ल को भी यही अंजाम दिया। पर्ल और स्मिथ के बारे में उनके जब रिश्तेदारों ने कुछ छानबीन की तो उन्होंने कह दिया कि वो शहर छोड़कर चली गई है। होम्स एक आदमी चार्ल्स चैपल को नियुक्त करते हैं बॉडीज को गलाने और उनको कंकाल में परिवर्तित करने का काम करने के लिए। ये उन्होंने पर्ल और स्मिथ के समय पर भी किया और दूसरी तीसरी बार जब ऐसा करने पर उन्होंने चार्ल्स को पैसे देने से मना कर दिया तो चैपल ने उन्हें कंकाल सौंपने से मना कर दिया, जिसका कि इस्तेमाल होम्स मेडिकल कॉलेजेस और म्यूजियम्स को कंकाल बेचने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तो कुछ ऐसी हत्याएं हैं जिनका कि कन्फेशन होम्स ने किया। कहते हैं कि मर्डर कासल में होम्स ने 200 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं करी, जिनका कि उन्होंने कन्फेशन यानी कि स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ से चूंकि विश्व मेला खत्म हो चुका था, होम्स ने अपनी यात्राएं जारी करी और इन्हीं के दौरान उनकी बॉस्टन की एक ट्रिप में मुलाकात हुई मिनी विलियम्स से, जो कि एक एक्ट्रेस भी थी और एक रेल रोड मालकिन भी। इन दोनों की बातचीत प्यार में बदल गई और होम्स हालांकि शिकागो आ गए, लेकिन उन्होंने विलियम्स के साथ अपना पत्राचार जारी रखा। 1893 की फरवरी महीने में विलियम्स शिकागो आ गईं और होम्स की पर्सनल स्टेनोग्राफर के रूप में काम करने लग पड़ी। होम्स ने अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से मिनी को मना लिया कि उनकी जो जायदाद फोर्ट वर्थ में है उसे वो एक आदमी अलेक्जेंडर बॉन्ड, जो कि होम्स खुद ही थे, उनके नाम कर दें। ऐसा करने के बाद होम्स ने उसकी बहन एनी को भी शिकागो में बुला लिया और यहाँ एनी उन दोनों की बहुत करीबी मित्र बन गई। अपने ऑफिस में काम करते हुए होम्स ने पहले एनी और फिर उसकी बहन मिनी दोनों का काम तमाम कर दिया। अब चूंकि वर्ल्ड फेयर शिकागो में ख़त्म हो चुका था, होम्स का इरादा था फोर्ट वर्थ जाने का और वहाँ पर वो एक ऐसा ही मर्डर कासल बनाना चाहते थे। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि फोर्ट वर्थ के लोगों की किस्मत अच्छी थी जो होम्स ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और उनका ध्यान एक और घोटाले की तरफ केंद्रित हो गया। 1894 में पहली बार होम्स गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल की सजा दी गई। वहां उनकी मुलाकात अपने ही जैसे एक चोर लुटेरे मैरियन हेजपेट के साथ हुई। मैरियन के साथ मिलकर होम्स ने एक नई रचना रची, खुद को ही मारकर इंश्योरेंस का पैसा हड़पने की। मैरियन ने $500 हासिल करने के लिए होम्स का साथ देने का फैसला किया और उन्हें एक वकील जेप्था होवे से भी मिलवाया, जिन्हें कि होम्स का प्लान बहुत ही शानदार लगा। हालांकि प्लान तो बहुत शानदार था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज पहले से ही होम्स के ऊपर शक कर रही थी। उन्होंने इस प्लान को फेल कर दिया, होम्स की अपनी ही मौत के प्लान को, और पैसा देने से इनकार कर दिया। लेकिन होम्स आसानी से मानने वाले लोगों में से नहीं थे। अब उन्होंने एक ऐसी ही स्कीम रची अपने साथी पिट्जल के साथ, एक दूसरी स्कीम जिसमें पिट्जल की मौत का स्वांग रचकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हड़पने की बात थी। इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लैब एक्सीडेंट करवाया और B.F. पेरी नाम के आदमी के शव का इस्तेमाल किया गया पिट्जल के नाम से। B.F. पेरी कोई और नहीं बल्कि पिट्जल का ही उपनाम रखा गया था।
अब प्लान ये था कि एक लाश का इंतजाम किया जाएगा और BF पेरी के नाम से उसको प्रस्तुत करके उसके इंश्योरेंस के पैसे ले लिए जाएंगे। लेकिन होम्स की नीयत बदल गई और उन्होंने पिट्जल को ही क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके जिंदा जला दिया और उसी शव का इस्तेमाल किया इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए। होम्स ने पेट्जिल की पत्नी को बहला फुसला कर ये कहकर कि पेट्जिल लंदन में है, उसके 3 बच्चों को अपने साथ लिया और पूरा अमेरिका और कनाडा घूमते रहे। फिर एलिस और नेली पेट्जिल के 2 बच्चों को उन्होंने मार डाला। इन दोनों के शव को उन्होंने किराए के घर में जहां वो रह रहे थे उसके बेसमेंट में दफनाया। एक डिटेक्टिव फ्रैंक गेयर जिन्हें कि ये जब शव मिले तो उन्होंने नोटिस किया कि नेली के पैर गायब थे। उसके बाद उन्होंने ये लगाया कि नेली का एक क्लब फुट था और होम्स ने उनकी पहचान न हो जाए इसलिए उसका पैर काट दिया था, क्योंकि ये उनके शरीर का एक विचित्र हिस्सा था। गेयर यहाँ ही नहीं रुका, उसने होम्स का पीछा इंडियानापोलिस तक किया। होम्स अपने कुकृत्यों में यहाँ भी नहीं रुका था। पेट्जिल का सबसे छोटा बच्चा हार्वर्ड अभी भी उसके साथ था और हार्वर्ड को उसने एक जहर देकर मार डाला। फिर होम्स ने उसके शरीर को विक्षिप्त किया और उसके दांत निकालकर उसे घर की चिमनी में डाल दिया। यही 1894 में हेजपेट ने पुलिस को बताया कि होम्स ने उसको $500 देने का वादा किया था, जो कि होम्स ने पूरा नहीं किया था। इस बात से गुस्सा हुए हेडपेट ने पुलिस जांचकर्ताओं को होम्स के बारे में बता दिया। घोड़े की चोरी के लिए पिंकरटन नामक एक जासूसी एजेंसी द्वारा ट्रैक किए जाने के बाद होम्स को बॉस्टन में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कासल के कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। उनमें से एक पैट क्विनोल ने पुलिस को कहा कि दूसरी मंजिल की साफ करने की उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस जानकारी के बाद मंजिल की खोज करने के लिए पुलिस जागरूक हो गई। वहां होम्स के गुप्त कमरों और यातनाओं कक्षों की खोज की गई। पुलिस ने होम्स के खिलाफ अधिक सबूत खोजने की उम्मीद से तहखाने की भी जांच की, जहां कई मानव हड्डियां पाई गई। होटल के भीतर गहराई से खोज करते समय एक प्लम्बर ने एक माचिस जलाई और अचानक से विस्फोट शुरू हो गए, जिससे कई लोग घायल हुए। बाद में पता चला कि विस्फोट का कारण दीवार के पीछे छिपा एक तेल टैंक था। अक्टूबर 1855 में होम्स के ऊपर पिट्जिल की हत्या के लिए एक मुकदमा चलाया गया। उसे दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। होम्स ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया और कहा कि उसे हत्याएं करने के लिए शैतान प्रेरित करता था। 7 मई 1896 में होम्स को मॉय मिजिंग वर्ल्ड में फांसी की सजा दी गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने ताबूत को सीमेंट में समाहित करने के लिए कहा और कब्र लूटने से बचने के लिए 10 फीट गहरा दफन करने के लिए कहा। फांसी लगने के बाद आमतौर पर जैसे ही फांसी लगती है, गर्दन के टूट जाने से और सांस ना मिल पाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन होम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी गर्दन नहीं टूटी। जो सजा 1 या 2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो उसे 15 मिनट के अधिक समय तक मिली और तड़प तड़प कर उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले गए। शैतान फिर से शैतान के साथ मिल गया। अब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? सीरियल किलर्स नाम सोचते ही सबसे पहली जिज्ञासा जो मन में आती है वो ये आती है कि ये हमारे जैसे दिखने वाले लोग इतने अलग, इतने खूंखार कैसे हो सकते हैं? अगर होम्स पहली हत्या करने के मामले के बाद संदिग्ध के दायरे में आने के बाद ना छूटता तो शायद ये सब नहीं होता। अगर वो अस्पताल जो उससे कंकाल खरीद रहे थे इतने बड़े पैमाने पर, अगर ये जानने की कोशिश करते कि होम्स इतने सारे कंकाल कैसे ला रहा है, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर वो सब औरतें जो उसके प्रेम में पड़कर पागल होकर अपनी जान गंवा रही थी, अगर थोड़ी सी सावधान होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मर्डर कासल ना होकर एक बिल्डिंग बन के रह जाता। हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो कि समाज की यातनाओं द्वारा ग्रसित था, भूख से बेहाल था या दुनिया ने उसके ऊपर बहुत कहर बरसाया था।
ये एक ऐसा आदमी था जो पढ़ा लिखा था, पेशे से डॉक्टर था। उसने अपने इस ज्ञान को इस्तेमाल किया लोगों की जान को खत्म करने में। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? शायद कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है इनके कर्मों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के लिए। चलिए चलते चलते आपको ये बता देती हूँ कि मर्डर कासल का क्या हुआ। अगस्त 1895 में 2 लोगों द्वारा आग लगाने तक इस जगह को प्रेत बाधित कहा जाता था। महल आग की लपटों में जल गया, धूं धूं हो गया और इसके साथ इसके भूत भी। जो कुछ बचा था वह 1939 में दूसरी आग में जल गया। आज इस साइट पर संयुक्त राज्य डाक सेवा की एंगलवुड शाखा बनी है। तो मित्रों, आज हमारी इस कड़ी की पहली कहानी H.H. होम्स के ऊपर आधारित थी। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसका दूसरा भाग जल्द ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों का हॉरर स्टोरीज या क्राइम स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये मैं आप सबसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगी। लिखना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और ये है बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट।